नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे। तमिलनाडु में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत उन देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेगा जिन्हें इसकी गंभीर आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों और 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा की। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में JKLF प्रमुख यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। विनय कुमार सक्सेना आज दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बनाई। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। श्री मोदी दिन में करीब 2 बजे हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वर्ष 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातक समारोह को संबोधित करेंगे। ISB का उद्घाटन 2 दिसंबर 2001 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर 900 से अधिक ISB छात्रों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री कुछ ऐसे शिक्षाविदों को पदक प्रदान करेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री एक स्मारक पट्टिका का भी अनावरण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक पौधा लगाने के अलावा विशेष आवरण भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधों की भी घोषणा की है और क्षेत्र के आसपास स्थित निजी सार्वजनिक कार्यालयों को अपने काम के समय को कम करने और असुविधा से बचने के लिए घर से ही काम करने की सलाह दी है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री आज शाम को चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। एक रिपोर्ट। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य समारोह में कई केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, डॉक्टर L मुरुगन और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता E पलनीसामी शामिल हैं। इन ढांचागत परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से जय सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल विधानसभा परिसर में आयोजित उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी मंत्री परिषद के सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष MB राजेश, विपक्ष के नेता VD सतीशन और विधायक इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह केरल विधानसभा परिसर में 2 दिवसीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। देश में पहली बार इस तरह का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। केरल विधानसभा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में संविधान और महिलाओं के अधिकार, अपर्याप्त कानूनी प्रावधान और नीति निर्णायक नियमों में
महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से उनके विचार और सुझाव भी सुने जाएंगे। इस बीच तिरुवनंतपुरम पहुंचे राष्ट्रपति का राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम तिरुवनंतपुरम से पुणे के लिए रवाना होंगे। समाचार कक्ष से टीना शर्मा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति जारी रखेगा जिन्हें इसकी गंभीर आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे देश निर्यात के पात्र होंगे जो हमारे मित्र देश हैं और जिनके पास साख पत्र हैं। श्री गोयल स्विट्जरलैंड में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने बताया कि इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में 7 से 8% की वृद्धि की आशा थी, लेकिन भीषण गर्मी के कारण फसल की जल्द कटाई से उत्पादन में कमी आई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत से गेहूं का निर्यात विश्व व्यापार का 1% से भी कम है और गेहूं निर्यात पर पाबंदी से वैश्विक बाजारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत जरूरतमंद और पड़ोसी देशों को निर्यात की अनुमति देना जारी रखेगा। केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी की निर्यात सीमा तय करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि चीनी की वैश्विक मांग बढ़ने की आशंका के मद्देनजर चीनी की निर्यात सीमा निर्धारित करने का फैसला किया गया है। श्री पांडे ने कहा कि इस सीमा को प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने के, उसके ज्यादा भी एक्सपोर्ट हो और आपकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि आपका वो लीन सीजन होता है, उस समय शुगर मार्केट में नहीं होती है अगर पिछले सीजन की शुगर आपने नहीं बचा के रखी है। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें क्रशिंग शुरुआत होती है, वो मार्केट में आते आते दिसंबर एंड शुगर को हो जाता है। तो उस 2.5 महीने के लिए आपके पास हर साल किसी भी देश में जिसकी भी स्ट्रेटेजी होती है उसके पास उस लीन सीजन के लिए स्टॉक होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 3 संसदीय और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की घोषणा कर दी है। इसमें पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली शामिल है। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। रामपुर की लोकसभा सीट आजम खान के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा के बाद खाली हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट भगवंत मान के त्यागपत्र से खाली हुई है, जो हाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। उपचुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 जून है। मतदान 23 जून को होगा और मतगणना 26 जून को कराई जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A और 29C का अनुपालन न करने के मामले में 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का 15 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद ये दूसरा बड़ा निर्णय है। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आज राज्य का बजट पेश करेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बजट में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों से पहले अपने लोक कल्याण पत्र में किए गए वायदों पर ध्यान देगी। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 5,50,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया था। अनुपूरक बजट पेश किए जाने के बाद ये बढ़कर 5,66,000 करोड़ रुपए हो गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कर दिया है इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे। तमिलनाडु में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत उन देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेगा जिनकी इसकी गंभीर आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों और 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा की। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। विनय कुमार सक्सेना आज दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। नरिंदर बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से हराकर क्वालीफायर में 2 में जगह बनाई। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन भरने के बाद श्री सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। 16 मई को मैंने त्यागपत्र दे दिया। समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारी उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मलिक को इससे पहले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आतंकियों को धन मुहैया कराने सहित कई मामलों में दोषी ठहराया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण ने दिल्ली की अदालत से मलिक के लिए मृत्यु दंड की मांग की थी। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह को बताया कि मलिक कश्मीरी लोगों के पलायन के लिए जिम्मेदार है। अदालत द्वारा नियुक्त वकील ने मलिक के लिए कम से कम सजा या आजीवन कारावास की मांग की थी। न्यायाधीश ने कहा कि मलिक पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए इस बारे में और विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। फैसले का स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि यासीन मलिक के रिश्ते आतंकवादियों से रहे हैं और कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका की शक्तियां भारत की संविधान में स्पष्ट रूप से अलग अलग की गई हैं और डेमोक्रेसी की ये 3 पिलर हैं। इसलिए किसको आजीवन देना है और किसको फांसी देनी है ये माननीय अदालत तय करती है। लेकिन आज उन तमाम लोगों को, जो बच्चे यतीम हुए थे, जो औरतें विधवाएं हुई थी, जिनके घर जले, जिनको अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़ के कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा था, उनके घावों पर थोड़ा सा मलहम जरूर लगा है। विनय कुमार सक्सेना आज दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी राजनिवास में श्री सक्सेना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री सक्सेना की नियुक्ति श्री अनिल बैजल के स्थान पर हुई है, जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल के बाद पिछले सप्ताह व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया था। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देश में 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों की 3 वर्षों में सीखने की क्षमता का और स्कूली शिक्षा प्रणाली का व्यापक आकलन किया गया है। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 2017 में हुआ था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का आकलन करना है। इसके आधार पर विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रणाली की खामियां दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। भारत मौसम विभाग
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों में देश में लू नहीं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामणि ने बताया कि अगले 3 दिन में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए लू चलने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकतर भागों में तापमान सामान्य से कम है। For IMD, temperature are 33 to 35, most part of Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh. Temperature has been quite below normal and only Rajasthan, Southwest Rajasthan has a temperature 38 to 43. So next 5 days there will be no heat wave over any parts of the country except Southwest Rajasthan, and this has been due to very high rainfall activity during last 3 days over the region. And particularly for Western Himalayan region, the temperature is very low actually, Himachal Pradesh 12 to 14 degree max. भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। बत्रा ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा उम्मीदवार नहीं होंगे। श्री बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। एक पत्र में श्री बत्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्हें कई कार्य करने हैं जिनके लिए अधिक समय की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ में उनकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जिसके पास नई ऊर्जा और नए विचार हों। बत्रा 2017 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। और अब कुछ अन्य खेल खबरों के साथ हैं फरहत नाज। खेलों की बात करें तो आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल रात प्ले ऑफ एलिमिनेटर मुकाबले में बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 14 रनों से पराजित किया। फाइनल में जगह बनाने के लिए अब क्वालीफायर 2 में बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। ये मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब बात फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की तो नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवरेव और स्पेन के कार्लोस अल्कराज पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं महिला सिंगल्स में जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। वहीं तमिलनाडु के कोविलपट्टी में चल रही राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और उड़ीसा सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल पहले क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक को 6-1 से पराजित किया, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में चंडीगढ़ ने झारखंड को 4-2 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा ने अरुणाचल प्रदेश को 13-1 से और चौथे क्वार्टर फाइनल में उड़ीसा ने पंजाब को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल मैच कल खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। और एक सूचना, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 26 मई 1934 को हुआ था। पिल्लई भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के पूर्ववर्ती थे। पिल्लई को जय हिंद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। चंपक रामन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ था। विद्यार्थी जीवन के दौरान भी पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली किताबों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी सभी राजनेताओं के भाषण सुनते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने
पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया और निर्वासन की सजा दी गई तो चंपक रामन को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सारा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। चंपक रामन एक अंग्रेज के संपर्क में आए जो जर्मनी के लिए जासूसी कर रहा था। बाद में उस जासूस की सहायता से पिल्लई भारत से विदेश चले गए। उस समय पिल्लई की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। चंपक रामन सबसे पहले कोलंबो गए और वहां से स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में पिल्लई ने शिक्षा पूरी की और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि ली। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो पिल्लई ने जर्मन दूतावास की मदद से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। उसका मुख्यालय ज्यूरिख में था और चंपक रामन ने स्वयं ही उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 1914 में पिल्लई बर्लिन चले गए और वहां इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी शुरू की। लाला हरदयाल, तारक नाथ दास, बरकतुल्ला, चंद्रकांत चक्रवर्ती, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रभाकर, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बीरेंद्र सरकार और हेराम बलाल गुप्ता सहित विदेश में रह रहे अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिल्लई के साथ जुड़ गए। चंपक रामन पिल्लई ने जर्मन लोगों का विश्वास जीता और हिंद महासागर में जर्मन नौसेना के अभियानों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने चंपक रामन पिल्लई को पकड़ने वाले को 1 लाख पाउंड का पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन अंग्रेज भारत मां के इस महान सपूत को कभी पकड़ नहीं सके। पिल्लई ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल वॉलंटियर कोर की स्थापना की। उन्होंने स्वयं सेवकों के लिए सैनिक पोशाक और अनुशासन का भी निर्धारण किया। जुलाई 1914 में पिल्लई ने बर्लिन से भारतीय सैनिकों को संदेश दिया कि विद्रोह करने और मातृभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है। बाद में 1919 में जब चंपक रामन पिल्लई वियना में सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी योजना बताई। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने वही राह चुनी जो चंपक रामन पिल्लई ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन से पिल्लई का सपना साकार हुआ। चंपक रामन पिल्लई को दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार का मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह उस सरकार के राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से सारी आशा पर पानी फिर गया और जर्मनी तथा स्वाभिमानी भारतीय क्रांतिकारियों के बीच संबंध छिन्न भिन्न हो गए। वो नाजियों के गुस्से का शिकार हुए। माना जाता है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। 26 मई 1934 को पिल्लई का निधन हो गया। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को अवर्णनीय पीड़ा सहनी पड़ी क्योंकि नाजियों ने उनका जीवन नरक बना दिया था। इसके बावजूद लक्ष्मीबाई पिल्लई चंपक रामन की अस्थियां, डायरी और उनके गोपनीय दस्तावेज संरक्षित करने में सफल रहीं। पिल्लई की अंतिम इच्छा के अनुसार लक्ष्मीबाई उनकी अस्थियां भारत लाईं, जहां कन्याकुमारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको समुद्र में प्रवाहित किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी को भी याद कर रहे हैं। वे 26 मई 1946 को शहीद हुए थे। मोहम्मद यूसुफ का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1923 में हुआ था। मोहम्मद यूसुफ प्रतिबद्ध राजनेता थे। वो 1946 में जम्मू कश्मीर में उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। जब वो महाराजा के अत्याचारी शासन के विरोध में आयोजित जुलूस में शामिल हुए तो राज्य की सेना की गोलाबारी में श्रीनगर के खानकाए मोहल्ला में उनकी मौत हो गई। शहीद मोहम्मद यूसुफ को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग।
कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कोर में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अभिलाषा को कल अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 36 अन्य पायलटों के साथ इस प्रतिष्ठित विंग में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। नासिक में आर्मी एविएशन के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट ने उन्हें प्रतिष्ठित विंग्स प्रदान किए। अभिलाषा बराक हरियाणा राज्य से संबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में कल रात गंदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। ये लोग अपनी कार से जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब उनकी कार जोजिला दर्रे में मंदिर मोड़ पर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उपचार के लिए सोनमर्ग अस्पताल पहुंचाया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने या तेज वर्षा होने का अनुमान है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण में विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इन स्थानों पर तापमान 23 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गैंगटॉक, शिलांग, आइजॉल, अगरतला और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मनोज बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी निखिल, कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने का समाचार आज प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता लिखता है यासीन मलिक को उम्र कैद। हिंदुस्तान की सुर्खी है गुनाहों की सजा, कश्मीर में आतंकियों को धन मुहैया कराने का दोषी। हरिभूमि ने लिखा है आतंकवादियों के पनाहगार यासीन मलिक की पूरी उम्र कटेगी जेल में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ज्ञानवापी की सुनवाई, पंजाब केसरी में है। पत्र के अनुसार सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के जज ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका लिखता है नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 को सुनवाई। राष्ट्रीय सहारा के आर्थिक पन्ने की सुर्खी है भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त बनाने की पहल में शामिल हुआ भारत। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में घोषणा की गई। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोकसत्य की खबर है देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी कैप्टन अभिलाषा। लंबे समय से महिला अधिकारी हेलीकॉप्टर उड़ा रही है। दैनिक ट्रिब्यून में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये बयान प्रकाशित किया गया है। अपने इलाकों में ज्यादा प्रवास करेंगे माननीय, संपर्क बढ़ाने और बूथ प्रबंधन पर जोर। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रात 8 बजे तक होगा टेस्ट। दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर है ऑटोमेटिक ट्रैक पर शाम 5 से 7 बजे तक अपॉइंटमेंट बुक कर टोकन लिया जा सकता है। अमर उजाला की सुर्खी है दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी। ऑटो के लिए ₹1 प्रति किलोमीटर और टैक्सी किराया 60% तक बढ़ाने की सिफारिश। अमेरिका में मंगलवार को हुए मासूमों के कत्लेआम पर दैनिक भास्कर ने लिखा है अमेरिका को भारी पड़ रहा है गन कल्चर। हमलावर ने 18वें जन्मदिन पर खरीदा राइफल और 375 गोलियां। नव भारत टाइम्स के खेल पन्ने की सुर्खी है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व कप 2022 स्टेज 2 से 5 पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाजी टीम को सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे। तमिलनाडु में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत उन देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेगा जिन्हें इसकी गंभीर आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों और 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा की। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में JKLF प्रमुख यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई।
विनय कुमार सक्सेना आज दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे और नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।